प्रिय छात्रों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम इस समय पढ़ रहे हैं आजकल इतिहास के इतिहास के दृष्टिकोण, जिनमें हमने आदर्शवादी दृष्टिकोण देखे, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण देखा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भी देखा और अभी देखेंगे इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। हम कार्ल मार्क्स का नाम लगभग सभी ने सुना हुआ है, तो इनका क्या दृष्टिकोण है, मार्क्सिस्ट ट्रेंड क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो 20वीं सदी में रूसी क्रांति के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अकादमिक अनुशासन के रूप में काफी प्रतिष्ठा अर्जित करने में सफल हुआ। इसके बाद अतीत की व्याख्या मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में शुरू हुआ है। मार्क्स का दर्शन क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उनकी बड़ी एक पुस्तक है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उसमें दास कैपिटल सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है और उनका जो दर्शन है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि द्वंद्वात्मक अर्थात द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई या टकराना। ठीक है, तो जब दो पदार्थों के बीच द्वंद्व का जो परिणाम है वही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जैसे हीगल ने विचारों का द्वंद्व बताया, द्वंद्वात्मक दर्शन हीगल का भी था, जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, लेकिन उसमें वैचारिक परिवर्तन की बात कही है। लेकिन यहाँ पर मार्क्सवादी कहते हैं ये पदार्थ का टकराना है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पदार्थ, इसका टकराना है। तो जब जहां पर हीगल कहता है कि दो विचारों के बीच द्वंद्व का परिणाम होता है द्वंद्वात्मक वाद, वहां मार्क्स की द्वंद्वात्मकता भौतिक है। समाज को इसी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से गति मिलती है, ये मार्क्स का कहना है। इतिहास के अध्ययन से हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में रेखांकित इसमें किया जा सकता है। इसको मार्क्स ने ऐतिहासिक अध्ययन को वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा है। ऐतिहासिक विकास के क्रम में उन्होंने कहा कि एक वर्ग है, समाज में कई वर्ग हैं और उनमें आपस में टकराव होता रहता है, उन्हीं का जो संघर्ष है वही इतिहास बनता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। ठीक है, तो ऐतिहासिक विकास के क्रम में एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश को मार्क्स ने अग्रगामी कदम बताया है। आदिम साम्यवाद से अर्थात आदिकाल में सभी समान रूप से थे, सभी मनुष्य मानव समान थे, कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, तो उस काल को उन्होंने साम्यवाद कहा। तो आदिम साम्यवाद से दास प्रथा आई, जब मनुष्यों ने एक दूसरे मनुष्यों को दास बनाना शुरू कर दिया। दास प्रथा से फिर सामंतवाद का युग आया, अर्थात जो पूंजीपति थे या जो राजा से थोड़े नीचे थे, बड़े अधिकारी थे, वो उन्होंने सामंतों का रूप धारण किया, पावरफुल हुए, और सामंतवाद से पूंजीवाद आया, पूंजीवाद से समाजवाद आया और समाजवाद से साम्यवाद में परिवर्तन को मार्क्स ने एक अग्रगामी कदम बताया है। उसने कहा कि यही कदम वापस चले जाते हैं और फिर से साम्यवाद आ जाता है, तो वह एक अग्रगामी कदम ही है, पीछे हटने वाली बात नहीं है उसमें। यही ऐतिहासिक उसका भौतिकवाद है और उसका इतिहास का विकास ऐसे ही होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। इतिहास को परिभाषित करते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास उत्पादन के साधनों एवं तरीकों में परिवर्तन का एक विश्लेषणात्मक दस्तावेज है। उत्पादन कहा जाता है कि उत्पादन नहीं तो इतिहास नहीं, और उत्पादन के साधन अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि पहले खेती पाषाण काल में तो खेती होती ही नहीं थी, नवपाषाण काल में हुई भी तो पत्थर के फावड़ों आदि से बनाकर हुई, कुदालों आदि से हुई। बाद में कृषि का विकास हुआ तो बैलों से होने लगी खेती, और आधुनिक काल में तो हम देखते हैं कि ट्रैक्टर से ही खेती होती है, बैलों वाली खेती भी बहुत पुरानी बात हो गई है। तो ये एक विकास का क्रम है। तो वो कहता है कि उत्पादन नहीं तो इतिहास नहीं, विशेष उसका जोर उत्पादन पर ही है कार्ल मार्क्स का। मार्क्स ऐतिहासिक संदर्भ में दो बातों की ओर इशारा करता है और कहता है कि आधार और अधिरचना। आधार का तात्पर्य यह है कि उत्पादन पद्धति, अर्थात उत्पादन करने का तरीका क्या है। उत्पादन पद्धति आधार है, जो किसी भी समाज की बुनियाद होती है, वो किन साधनों का उपयोग कर रहा है, किस तरह से अपने उत्पादन को ले रहा है, यह हर समाज की बुनियाद होती है। और अधिरचना में धर्म, राजनीति, कला, दर्शन, विचार आदि शामिल होते हैं, अर्थात उसके वैचारिक जो है उत्पादन के अनुसार ही वहां के लोगों के कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो वैसे ही उनके विचार होते हैं, वैसे ही उनके धर्म, वैसे ही उनकी राजनीति, वैसे ही कला, वैसे ही दर्शन और वैसे ही विचार होते हैं। जैसा आधार होगा वैसी ही अधिरचना भी
होगी, यह कार्ल मार्क्स का कथन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास लेखन में मार्क्सवादी इतिहासकारों में A.R. देसाई और रजनी पाम दत्त का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनमें संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन को बुर्जुआ आंदोलन के सांचे में रखकर देखने की प्रवृत्ति है। बुर्जुआ अर्थात पूंजीवाद, पूरे आंदोलन को वो कहते हैं कि एक पूंजीवाद है जो शोषण करता है समाज का, पूंजीवाद, और जो दूसरा है श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जिसका शोषण होता है। और इसमें बुर्जुआ वर्ग जो है पूंजीपति वर्ग है, इसकी भूमिका बड़ी प्रभावशाली है। वे बुर्जुआजी के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व की समानता दर्शाते हैं, अर्थात जो बुर्जुआजी हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, वही राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, अर्थात जो सरकार में बैठे हैं तो उच्च वर्ग है, उन्होंने कहा कि वही बुर्जुआजी हैं और वही साधनों का नियंता भी है, अथवा इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखने की प्रवृत्ति भी उनमें है। राष्ट्रीय आंदोलन उभरते हुए राष्ट्र की प्रक्रिया का परिणाम और उस प्रक्रिया का सक्रिय कारण दोनों ही था। जो उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन भी उभर रहे थे, तो इसमें जो राष्ट्र की प्रक्रिया का जो परिणाम था और उस प्रक्रिया का सक्रिय कारण दोनों ही था। यह राष्ट्रीय आंदोलन था, जन आंदोलन था। जन आंदोलन के अनगिनत अभियानों के अलावा सत्याग्रह के कुछ अभियान जो गांधी जी ने चलाए थे, जैसे 1919 और 1942 के बीच चलाए गए, कई तरह के लाखों करोड़ों नर नारियों को इसमें लामबंद किया गया और अपने दृढ़ विश्वास और साहस के बल पर आंदोलन को उन्होंने बराबर बनाए रखा। तो हमने देखा कि इतिहास का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह भौतिकवाद पर निर्भर है, अर्थात उत्पादन कैसा है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, अर्थात जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं उत्पादन के लिए हम, उस पर जो कब्जा करता है वही पूंजीपति वर्ग है, और जो उसमें काम करता है, जो जिसको काम पर लगाया जाता है, वह श्रमिक वर्ग है, जिसको थोड़ा ही मिलता है, पारिश्रमिक थोड़ा मिलता है, बाकी का सब पूंजीपति वर्ग, अर्थात वर्ग संघर्ष ही यहाँ पर जो भौतिकवाद के रूप में, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में देखा जाता है, वो मार्क्स का विचार था, जो हमारे भारत में भी कुछ इतिहासकारों ने लिया, कुछ लोगों ने लिया और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या की। ये बहुत छोटा सा पाठ था, छात्र आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कार्ल मार्क्स पर मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं, आप सर्च करके उनको देख सकते हैं और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को बहुत विस्तृत रूप में समझ सकते हैं। उसकी ऐतिहासिक व्याख्या पर भी मैंने डाले हुए हैं, उसको भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आप सर्च करिए, नीचे जाइए उसमें डिस्क्रिप्शन में और आप देखिए मेरे वीडियोस को, उसमें आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और कृपया अवश्य देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।